रहीम। प्रोकैरियोट्स का जो बेटा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा। सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया को अगर आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक नंबर 6.4 फर्स्ट ईयर जो फेडरल की किताब है उसके अंदर आपके पास मौजूद है। ठीक है, साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसको अगर पूरा कवर करते हो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, A typical bacterium consists of a cell wall, cell membrane, cytoplasm, genetic material and specialized structure outside the cell wall। जैसे एक नॉर्मल सेल होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद होता है जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया एज मॉडल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन सेक्शन 1.4। ये अलग सी बात, हटा दें इसको। डाइवर्सिटी इन द साइज इन बैक्टीरिया। डाइवर्सिटी इन साइज ऑफ बैक्टीरिया, डाइवर्सिटी का मकसद होता है बेटा बहुत कोई चीज़ जब वास्ट फैली हुई होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है डाइवर्सिटी का, मतलब किसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हूँ। ठीक है, यानी बहुत मुख्तलिफ किस्म के साइज़ आपको बैक्टीरिया के मिल रहे होते हैं। द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप माइकोप्लाज्मस। जो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास बैक्टीरिया जो कि डिस्कवर हमने किया है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? माइकोप्लाज्मस से, जो कि किस में इन्फेक्शन पैदा करता है? एनिमल्स में। दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया, उनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल एंड हैव अप्रॉक्सीमेट डायमीटर 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। ये सारा बेटा जो रीड आउट वाला पार्ट है, ज़्यादातर इसमें रीडिंग वाला पोर्शन है। जो चीज़ें समझाने की वो समझाता जाऊँगा, बाकी ये क्या समझाऊँ? 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, स्फेरिकल है, गोल होता है, गोल बना के कैसे समझाएं? ठीक है, उसके बाद एस्चेरिया कोलाई, ये किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ ऑब्वियसली रॉड है तो रॉड की हम लेंथ लेते हैं, स्फेयर होता है तो उसका डायमीटर लेते हैं। तो इसकी लेंथ 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग है, 1.8 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। सम स्पायरोचीट्स, स्पायरोचीट्स आपके पास कुछ बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि रीच 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इवन उनकी लेंथ कितनी होती है? स्पायरोचीट बेसिकली ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया और इनकी लेंथ तकरीबन कितनी होती है? 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग टू द इपोलोपाइसियम। ठीक है, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया आपके पास जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, इपोलोप्लाइसियम। ठीक है, इट इज़ विजिबल टू द नेकेड आइज। इवन ये वो बैक्टीरिया जो कि नेकेड आइज से बिलोंग करता है, 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 800 माइक्रोमीटर। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग टू द इपोलोपाइसियम। ये बेटा नाम नहीं है बैक्टीरिया का, ठीक है, ये क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग टू इपोलोप्लाइसियम। ये बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये ग्रुप लिखा हुआ बैक्टीरिया का जो कि लार्जेस्ट बैक्टीरिया जिसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज इपोलोप्लाइसियम, जिसके अंदर लार्जेस्ट बैक्टीरिया होते हैं जिनका लेंथ आपके 600 माइक्रोमीटर और 80 माइक्रोमीटर वो थिक होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया को हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपके पास मोनोकोकस है, डिप्लोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, आपके पास सार्किना होता है, आपके पास टेट्रार्ड्स होता है आपके पास। ये सारे शेप्स को हम देखेंगे। ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ भी है। डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैव अ 3 मेन शेप, स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल। मेनली जो जर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो 3 स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में आमतौर पर ज़्यादातर बैक्टीरिया में मिलते हैं। या तो वो स्फेरिकल होंगे, या तो वो रॉड शेप होंगे, या तो वो स्पाइरल मैनर में होंगे। स्पाइरल समझ तो स्प्रिंग की तरह। However, it has recently been shown that certain bacteria are capable of dramatically changing shape. For example, Helicobacter pylori exists as both as helix shape form and a spherical form। यहाँ पर आपके पास अगर MCQ आ जाए कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो हेलिक्स शेप में एग्जिस्ट करता है और स्फेरिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड प्लीमॉर्फिक। वो बैक्टीरिया आपके पास जिनकी एक से ज़्यादा शेप जो कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो किसी एक बैक्टीरिया के अंदर, वो सारे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? प्लियोमॉर्फिक। मॉर्फिक का मकसद, मॉर्फ का मकसद होता है शक्ल, एक्सटर्नल अपीयरेंस। पिलियो का मकसद होता है आपके पास बहुत सारी। तो प्लियोमॉर्फिक इट मीन्स कि आपके पास डिफरेंट शेप्स आप एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब कोकाई जो जर्नल शेप होता है वो हम देखेंगे। कोकाई आर द स्फेरिकल बैक्टीरिया। अभी इन्होंने बताया कि स्फेरिकल, रॉड शेप और स्पाइरल मैनर में नजर आएंगे। अब कोकाई किसको बोलेंगे? उनका शेप स्फेरिकल होगा। कोकाई जनरली अपीयर्स इन अ ग्रुप विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन अ बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ द सेल डिवीजन एंड अ नंबर ऑफ सेल्स। अगर आपसे ये पूछ लें कि कोकाई किस तरह से रहता है, तो कोकाई ग्रुप की शक्ल में रहता है, कभी भी अकेला नहीं रहता। विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन अ बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन एंड अ नंबर ऑफ सेल्स। अब आपके पास इसके ग्रुप को कैसे पहचानोगे, कैसे फ़र्क करोगे आप इसके ग्रुप्स में? तो आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का प्लेन एंड अ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स कितने और प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? मतलब इसके ग्रुप्स को अगर आप अलग अलग करोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया आपके पास 2-2 करके रहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया
मतलब कोकाई जिसको आप कह रहे हो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, कोकाई जनरली अपीयर्स इन अ ग्रुप। अब कोकाई बाज़ औक़ात कुछ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया की शक्ल कोका से सर स्फेरिकल होती, लेकिन अब अलग अलग बैक्टीरिया है ना, तो पहचानोगे कैसे? उनकी कॉलोनी को देख के पहचानते हैं। कुछ की कॉलोनी लेंथ वाइज ग्रो करती है, कुछ की कॉलोनी बॉल लाइक अपीयरेंस में ग्रो करती है, कुछ की कॉलोनी हाइट में ग्रो करती है। सही है। एज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल यानी वर्टिकल प्लेन ऑफ अ सेल डिवीजन बैक्टीरिया अपीयर्स इन पेयर्स कॉल्ड डिप्लोकोकस। अगर पेयर की शक्ल में बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है कोकस वाला तो डिप्लोकोकाई बोलेगा, चेन की शक्ल में कर रहा है तो स्ट्रेप्टोकोकाई कहेगा। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ द टू प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, फर्स्ट वर्टिकल देन अगेन वर्टिकल बट एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट। देखो इसका मकसद क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ द टू प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, टू प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन को अगर आप देखें, फर्स्ट वर्टिकल प्लेन देन अगेन वर्टिकल बट एट राइट एंगल टू द फर्स्ट। व्हाट इज वर्टिकल? वाई एक्सिस। वर्टिकल प्लेन में ग्रो किया, अब ऐसे वर्टिकल प्लेन में ग्रो किया, इसके ऊपर वाला भी वर्टिकल प्लेन में ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाला वर्टिकल प्लेन है नीचे वाले वर्टिकल प्लेन के 90 के डिग्री पर है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है। बैक्टीरिया अपीयर्स इन अ स्क्वायर ऑफ द फोर सेल्स कॉल्ड एज टेट्राड। अगर चार की शेप में आपको नजर आ रहा है तो वो टेट्राड नजर आएगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द थ्री प्लेन्स ऑफ द सेल डिवीजन, फर्स्ट वर्टिकल देन अगेन वर्टिकल बट एट राइट एंगल टू द फर्स्ट एंड देन हॉरिजॉन्टल। पहला वर्टिकल हो, फिर वर्टिकल हो, देन हॉरिजॉन्टल हो। बैक्टीरिया अपीयर्स इन अ क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द 8 सेल्स कॉल्ड एज सार्किना। जब 8 स्फेरिकल शेप में एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा? सार्किना कहलाएगा। ठीक है। If the planes of the cell division becomes irregular and many bacteria are produced which arrange like the bunches of grapes called as staphylococci, और अगर ग्रैप्स लाइक मैनर हो तो स्टेप्टोकोकाई। इसके अंदर प्लेन ऑफ डिवीजन आप नहीं पहचान सकते। एग्जांपल्स ऑफ कोकाई आर स्ट्रेप्टोकोकस एंड नीमोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? स्टेप्टोकोकाई। तुम लोगों को प्लेन ऑफ डिवीजन ना भी याद हो मसला नहीं है, आपको याद होना चाहिए। अगर दो एक साथ है कोकाई तो डिप्लोकोकाई। अगर रॉड शेप में आ गया है यानी कि आपके पास एक ही पैटर्न में आगे की तरफ सिर्फ वर्टिकल जा रहा है या सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है। सिर्फ वर्टिकल मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। टेट्राड में क्या होगा? एक वर्टिकल ग्रो कर रहा होगा, दूसरा भी वर्टिकल, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट पर, मतलब एक ऊपर की तरफ ग्रो हुआ, दूसरा भी ऊपर की तरफ ग्रो हुआ, लेकिन ये इस तरह से ग्रो हुआ तो दूसरा वाला इस तरह से ग्रो हुआ, तो उसको हम कहेंगे टेट्राड। सार्किना में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नजर आएगा। ठीक है। और स्टेप्टोकोकाई जिसमें स्टेप्टोकोकस निमोनियस की एग्जाम्पल है। स्टेप्टोकोकाई जो आपके पास है ये किस तरह से होता है? ग्रैप्स लाइक मैनर में। तो अगर आपको कह दिया कि ग्रैप्स लाइक मैनर में बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे? स्टेप्टोकोकाई। नेक्स्ट शेप है दैट इज बेसिलाई। बेसिलाई आर द स्टेट और द रॉड शेप ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप आपको नजर आते हैं उसको हम बेसिलाई बोलते हैं। दे ऑलवेज डिवाइडेड इन अ वर्टिकल प्लेन। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस प्लेन में डिवाइड होंगे? वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों थे, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन में। सो वर्टिकल इज व्हाट? ऊपर की तरफ, मतलब वाई एक्सिस में ग्रोथ। दे आर फाउंड ईदर इन पेयर्स कॉल्ड एज डिप्लोबैसिलाई। अगर पेयर की शक्ल में बैसिलस मिल रहा है तो वो डिप्लोबैसिलाई, चेन की शक्ल में मिल रहा है तो आपके पास स्ट्रेप्टोबैसिलाई। एंड सम रॉड शेप बैक्टीरिया हैव स्फेरिकल एंड्स लाइक कोकाई, सच बैक्टीरिया कॉल्ड कोकोबैसिलाई। कोकोबैसिलाई किसको बोलेंगे? कोकोमो नहीं बोलेंगे, कोकोबैसिलाई कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की कुछ पेंसिल्स होती है ना, जिस तरह से रॉड शेप की होती है और आगे उसके क्या लगा होता है? रबर लगा होता है, तो वैसा ही होता है। एंड उसका कोकस की तरह होगा लेकिन पीछे पूरी उसकी बॉडी बैसिलाई की तरह होगी। सो कोकोबैसिलाई। द एग्जाम्पल्स ऑफ द रॉड शेप बैक्टीरिया आर इशेरिया कोलाई। अब रॉड शेप बैक्टीरिया की आपको यहाँ पर मिसाल दी है, मतलब बैसिलाई की मिसाल दी है, दैट इज इशेरिया कोलाई। अब यहाँ पर उसको बताएंगे। देखो ये सिंगल बैसिलस था, ये रहा, ये डिप्लोबैसिलाई हो गया, ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई और ये कोकोबैसिलाई। सही है। कोकोबैसिलाई देख लो, एक एंड जो इसके होते हैं ना वो किसकी तरह होते हैं? गोल गोल से थोड़े से होते हैं। उसके बाद स्पाइरेलाई, कोकोमो की तरह नहीं होता, स्पाइरेलाई। स्पाइरेलाई आर द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल की तरह होता है आपके पास जो है ना, किसकी तरह होता है? मतलब कैसा नज़र आएगा? स्प्रिंग की तरह। स्पाइरल अपीयरेंस होती है उसमें बीच बीच में। दे यूजुअली अकर सिंगली सेल्डम फॉर्म कॉलोनीज। ये ज़्यादातर आपके पास सिंगली नज़र आता है, लेकिन कुछ आपके इसके कॉलोनीज भी बनाते हैं। थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है बैक्टीरिया, इसको हम स्पायरोचीट्स भी बोलते हैं। स्पायरोचीट्स कह रहा हूँ, थिन एंड फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पायरोचीट्स।
वो स्पाइरलाई बैक्टीरिया जो कि थिन भी हैं और फ्लेक्सिबल है, मतलब उनका जब आपका बेटा जो इनमें जो दरमियान में जो बार बार फोल्डिंग हुई हुई है, ये फोल्डिंग बढ़ सकती कम हो सकती है, जैसे कि आपका स्प्रिंग के अंदर। तो ये क्या कहलाएंगे? स्पायरोचीट्स कहलाएंगे। जैसे कि ट्रेपोनीमा पैलेडियम, ये स्पायरोचीट की एग्जाम्पल है बेटा। जो जिसकी एग्जाम्पल है ना याद होनी चाहिए। रिलेटिवली थिक एंड रिजिड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड स्पाइरलम। लेकिन जो थिक हो और रिजिड हो, फ्लेक्सिबल ना हो, वो क्या कहलाता है? स्पाइरलम। जो थिक और फ्लेक्सिबल हो स्पायरोचीट्स, ये आएगा एमसीक्यूज में अगर आएगा यहाँ से तो। और थिक और रिजिड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। जैसे कि स्पाइरलम माइनस। वेयरएज कर्व्ड और कॉमर शेप बैक्टीरिया, कर्व और कॉमर शेप बैक्टीरिया विच आर इंटरमीडिएट टू द स्पाइरल एंड रॉड शेप, जो कि स्पाइरल और रॉड शेप के तरह का उनके दरमियान की प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम विब्रियो बोलते हैं, जो कि यहाँ बना हुआ है विब्रियो कॉलेरा, जो कि जिसकी मिसाल है। ये स्पायरोचीट की मिसाल है। स्पायरोचीट थिन भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। ये स्पाइरलम की मिसाल है। ये थोड़ा सा आपके पास थिक होता है और रिजिड होता है, इसकी फोल्डिंग अनफोल्ड नहीं हो रहा होता और विब्रियो हो रहा। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया सेल इन्वेलप, ये इसकी आपने किसकी डिस्कशन कर ली? शेप की डिस्कशन आपने कर ली, सही है। अब स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया सेल इन्वेलप को हम देखेंगे और इसकी साइज की भी बात कर ली कि स्मॉलेस्ट होता है और लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया सेल इन्वेलप। द डिटेल स्टडीज ऑफ द बैक्टीरियल सेल बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट द सेल इन्वेलप इज द आउटर रैपिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया सेल के ऊपर जो एक्सटर्नल कवरिंग हुई होती है, इसको हम कहते हैं इन्वेलप, जैसे कि हमने वायरस में देखा था, सही है। विच कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स, और ये किसका बना होता है? ये एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट ईयर एनटीएस में कि जो इन्वेलप होता है बैक्टीरिया का वो किससे मिलकर के बनता है? ग्लाइकोकैलिक्स से। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन कॉमा सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स के सब मिलकर क्या बनाते हैं? इन्वेलप। और द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया सेल, आउटर कवरिंग बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर होता है सेल वॉल और उसके बाहर क्या पड़ा होता है? अभी बताया, ग्लाइकोकैलिक्स, सही है। ग्लाइकोकैलिक बेसिकली इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लूकोज, सही है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? पूरा का पूरा इन्वेलप बनता है। सेल मेम्ब्रेन समटाइम कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन आपके पास जो है ना, कभी कभार कुछ बैक्टीरिया में प्रोटोप्लाज्म का पार्ट कंसीडर किया जाता है, इन्वेलप का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, सही है। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स इज एन आउटर कोटिंग। इसी की बेसिस पर ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो बैक्टीरिया दोनों कोकस की शेप में नजर आ रहे हो, दोनों मोनोकोकस की शेप में नजर आ रहे हैं। अब दोनों की या तो कॉलोनी की ग्रोथ पर देख लो और दोनों की कॉलोनी की भी ग्रोथ अगर सेम है तो फिर हम बैक्टीरिया के ना इसी पर जाते हैं आपके पास, उसके ऊपर लगे हुए इन्वेलप पर। ग्लाइकोकैलिक्स दोनों का डिफरेंट होगा और हर बैक्टीरिया अलग अलग तरह की बीमारी करता है, क्योंकि इसकी ना ग्लाइकोकैलिक्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और इसी अरेंजमेंट से जाकर वो अपने होस्ट सेल से बाइंड करता है। तो हर के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स अलग लगा हुआ है, तो होस्ट सेल भी सबका डिफरेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया सिर्फ जीआईटी को अटैक करते हैं, कुछ बैक्टीरिया सिर्फ ब्रेन सेल को अटैक करते हैं, कुछ बैक्टीरिया आंखों में आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया कान के अंदर आपके पास अटैक करते हैं, मतलब एयर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो सबके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनका साइट ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होती है। आउटर कोटिंग दैट कवर द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल, द ग्लाइकोकैलिक्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, कैप्सूल की फॉर्म में नजर आता है और स्लाइम की शेप में नजर आता है। द कैप्सूल इज अ कंडेंस लेयर that is relatively tightly associated with the underlying cell wall and give the sticky or gummy nature to the cell wall, whereas slime is a more loosely attached layer that gives the slimy or slippery nature of the cell and can be removed from the cell more easily. जो ग्लाइकोकैलिक्स आसानी से निकल जाए वो स्लाइम शेप्ड होता है, स्लाइम कहलाता है, और जो ना निकले वो क्या कहलाता है? कैप्सूल, और वो थिक होता है, स्टिकी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। is a more loosely attached layer that gives the slimy or slippery nature of the cell wall and can be removed from the cell more easily. मतलब बैक्टीरिया सेल के ऊपर से अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा ग्लाइकोकैलिक्स रिमूव करना आसान है, स्लाइम या कैप्सूल? स्लाइम निकालना आसान है, कैप्सूल निकालना आसान नहीं है जनरल। और कौन स्टिकी होता है, कैप्सूल या स्लाइम? कैप्सूल। जनरली द ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड। व्हाट आर पॉलीसैकेराइड? कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है ना। हाउएवर इन सम केसेस प्रोटीन कैन आल्सो बी प्रेजेंट, बाज़ औक़ात ये प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स कर लेता है अपना, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ में नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट, देयर आर द टू प्रोमिनेंट फंक्शंस ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स इन अ फॉर्म ऑफ स्लाइम, अगर स्लाइम की शक्ल में, ठीक है, मतलब पूरा ओवरऑल कवर नहीं किया हुआ। इट प्रिवेंट द फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। हमारे मैक्रो बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस मौजूद है। ये मैक्रोफेजेस क्या है बेटा? इसको ख़त्म कर देंगे, इसको बैक्टीरिया को, लेकिन अगर उसके ऊपर स्लाइम लगा हुआ है, स्लिपरी अपीयरेंस है, तो फैगोसाइटोसिस से बच जाता है बैक्टीरिया। अ बैक्टीरियम विद अ ग्लाइकोकैलिक्स बिकम्स मोर पैथोजेनिक, और
ये और मज़ीद पैथोजेनिक हो जाएगा, पैथोजन स्ट्रॉन्गर पैथोजन बन जाएगा ये, क्योंकि उसको जो मारने वाली फौज है बॉडी के अंदर वो उस पर अटैक ही नहीं कर पा रही। ठीक है, मतलब लोहे का पूरा ज़रा पहन लिया इसने अपने ऊपर, गोली लगेगी नहीं उसको, ऐसा लग रहा है। सही है, लेकिन वो जगह जगह उसने पहना है, पूरा ओवरऑल कवर नहीं किया। पूरा ओवरऑल कवर कर लेगा तो अपने आप को कैप्सूल से ढांक लिया उसने। ठीक है, द सेकंड फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स इज टू प्रमोट द एडिशन ऑफ द बैक्टीरिया टू द लिविंग एंड इनर्ट सरफेस एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अडेरेंट ग्लाइकोकैलिक्स। अब यही बताया ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, अपने होस्ट सेल से जा करके, जैसे लिवर सेल पे अटैक करना है तो लिवर के साथ जा करके अटैच होने में बैक्टीरिया को हेल्प करे। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इनक्लोज द पॉपुलेशन दैट आर कॉल्ड एज बायोफिल्म्स। ग्लाइकोकैलिक्स इनक्लोज पॉपुलेशंस दैट आर कॉल्ड बायोफिल्म्स। आगे देखो क्या लिखा, बायोफिल्म बैक्टीरिया कैन बिकम द वेरी हार्ड टू किल। जो इसकी पूरी कॉलोनी होती है ना, जिनके ऊपर इस तरह का ग्लाइकोकैलिक्स आपके पास जो है ना लगा हो, वो क्या कहलाते हैं? बायोफिल्म्स कहलाते हैं। और इनको किल करना आसान नहीं होता, पार्शियली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल। बायोफिल्म्स को मारना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके ऊपर असल में क्या लगा होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और अगर स्पेशली ग्लाइकोकैलिक्स कौन सा लगा हुआ है, कैप्सूल या स्लाइम, तो वो ज़्यादा मसला है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया सेल वॉल इज अ पार्ट ऑफ द बैक्टीरियन इन्वेलप। अभी पढ़ा था, ये इन्वेलप का पार्ट है। सिचुएटेड आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगा। कंपोज्ड ऑफ एन इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द आउटर कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये रहा आउटर मेम्ब्रेन और ये रहा आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ये रहा आउटर मेम्ब्रेन और ये रहा इनर मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल सरफेस मेम्ब्रेन कह रहे हो। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पेरीप्लाज्मिक स्पेस जिसमें लाइपोप्रोटीन्स मौजूद है, उसके दोबारा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। पेप्टाइडोग्लाइकिन और आउटर कौन सा होगा? लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के आउटर मेम्ब्रेन बनी होगी। ये रही लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई, दैट इज लाइपोप्रोटीन, और उसके ऊपर ये स्लाइम लगा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और अंदर वाली लेयर को आप क्या बोलोगे? पेप्टाइडोग्लाइकिन बोलोगे, मतलब ग्लूकोज और पेप्टाइड से मिली हुई है पूरी और बनी हुई है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन दैट इज लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से बैक्टीरिया में आपको मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको आउटर मेम्ब्रेन नहीं मिलती। देख लो, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पर, इस वाले में देखो ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ग्राम नेगेटिव में होता है, तभी ये स्टेन हो भी जाता है, वो स्टेन नहीं होता। उसके बाद द पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। पेप्टाइडोग्लाइकन का काम क्या है? इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है? जो अंदर पड़ी हुई, बाहर वाली नहीं, अंदर वाली। प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ अ सेल। द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर इन अ ग्राम पॉजिटिव देन इन ग्राम नेगेटिव। ये वाली एमसीक्यूज को याद रखना। व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन इनर लेयर दैट गिव द कैरेक्टरिस्टिक शेप टू द सेल, के रॉड है, स्पेरिकल है, बेसिला है, जैसा भी है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव देन इन ग्राम नेगेटिव। किसमें ज़्यादा थिक होगा इनर लेयर? ग्राम पॉजिटिव में। और पेप्टाइडोग्लाइकन देखो इतनी मोटी लेयर नजर आ रही है, और ये रहा पेप्टाइडोग्लाइकन। अब बताओ पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें थिक है, किसमें थिन है? ग्राम पॉजिटिव में थिक है और ग्राम नेगेटिव में थिन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल्सो हैव द फाइबर ऑफ द थियोइक एसिड, ये रहा थियोइक एसिड, जो कि किसके साथ लगा होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नज़र आता है थियोइक एसिड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं नज़र आता, उनके पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर में, उनके इनर लेयर में नहीं नज़र आता। सिर्फ किस में नज़र आता है? कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको नज़र आता है थियोइक एसिड, जो कि ये लगा हुआ है। दैट प्रोड्यूस आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन वेयर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट हैव इट। अगर एमसीक्यू आ जाए कि कौन सा एसिड नहीं होता? थियोइक एसिड उनमें नहीं होता, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में और ग्राम पॉजिटिव में होता है। Whereas ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, डू नॉट हैव इट। इन कंट्रास्ट द ग्राम नेगेटिव हैव अ कॉम्प्लेक्स आउटर लेयर। ग्राम नेगेटिव की जो आउटर लेयर है वो इट इज़ कॉम्प्लेक्स, नज़र आ रहा है आपको, बाहर की लेयर कॉम्प्लेक्स है इसकी पूरी, बहुत ज़्यादा टफ है, ख़तरनाक है, समझना आसान नहीं है उसको। ठीक है, जबकि इसकी बड़ी सिंपल सी लेयर है। थियोइक एसिड इन ग्राम नेगेटिव हैव अ कॉम्प्लेक्स आउटर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ द लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड अ लाइपोप्रोटीन। दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और लाइपोप्रोटीन से। देखो बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये पूरा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन्स और किससे मिलकर के बनता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना हुआ है। द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल ऑल्सो कंटेन अ प्रोटीन। अब ये अगर ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ग्राम नेगेटिव के भी ऊपर क्या लगा होता है? प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं? पोरिन कहते हैं। दिस इज अ पोरिन प्रोटीन दैट इज जस्ट प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
वहाँ पर सिर्फ कुछ ग्राम पॉजिटिव में क्या मौजूद था, थियोइक एसिड। यहाँ पर आपके पास तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर में जो प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरिन इन आउटर मेम्ब्रेन विच एक्ट लाइक ए स्पोर फॉर द पार्टिकुलर मॉलिक्यूल lying between the peptidoglycan layer of the cell wall and the cell membrane in a gram negative bacteria is a in a gram negative bacteria is the periplasmic space। periplasmic space मौजूद है, this is periplasmic spaces, this is periplasmic spaces which is the site of the enzyme that degrade the antibiotics। एंटीबायोटिक्स आप डालते हैं ना बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो इधर डिग्रेड हो जाती है आकर के। कौन से स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आकर के। पेरीप्लाज्मिक स्पेस विच इज द साइट ऑफ द एंजाइम दैट डिग्रेड द एंटीबायोटिक्स। पाइलस इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज पाइलस। व्हाट इज पाइलस, देखते हैं क्या है। दे अलाउ द बैक्टीरियल सेल टू अडहियर टू द टिश्यू and can help the bacterial cell resist attack from immune system cells in a human body। अब तक कौन ज़्यादा खतरनाक नज़र आया, ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या नज़र आ रहा है, नेगेटिव। इसके ऊपर क्या बन जाता है, पाइलस प्रोटीन आ जाती है। पाइलस क्या करता है, एडहियर होने में हेल्प करता है, चिपकने में हेल्प करता है। किसके साथ, उसके होस्ट सेल के साथ, बैक्टीरिया को। और इसके साथ साथ रेजिस्ट अटैक फ्रॉम इम्यून सिस्टम सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। इम्यून सिस्टम से जो अटैक होता है ना बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो भी नहीं हो पाता। फिर इसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस मौजूद है जहाँ पर आकर के एंटीबायोटिक्स क्या हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती, ख़त्म हो जाती। तो ज़्यादा खतरनाक कौन हुआ, इस पर अटैक भी नहीं हो पा रहा, अडहियर ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, अपने आप को बचा भी रहा है और अपने अंदर एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड भी कर ले रहा है। तो ये क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का चार्ट एंड यू विल डू बाय योरसेल्फ। नंबर ऑफ लेयर्स एक होती है ग्राम नेगेटिव में 2, अभी हमने देखा। थिकनेस इसकी कम है, उसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन इसकी एब्सेंट है, उसकी ग्राम नेगेटिव की प्रेजेंट थी। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में था, ग्राम नेगेटिव में नहीं था। केमिकल कंपोजिशन यहाँ देखा, वहाँ देखा। पोरिन प्रोटीन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट थी, ग्राम नेगेटिव में मौजूद थी। लिपिड लेस था, ग्राम नेगेटिव में मोर था। पेप्टाइडोग्लाइकन मोर था, ग्राम नेगेटिव में लेस था। परमेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मोर पेनिट्रेबल, क्योंकि इधर पोरिन प्रोटीन थी, ठीक है, और यहाँ लेस परमिएबल था। रेजिस्टेंस टू द मॉलिक्यूल अगर लेस है, वहाँ पर रेजिस्टेंस टू द मॉलिक्यूल मोर है ग्राम नेगेटिव में। बल्कि पोरिन प्रोटीन ही, परमिएबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ मोर पेनिट्रेबल इसलिए क्योंकि कोई चीज़ आउटर कवरिंग कम है, यहाँ पर लेस परमिएबल है क्योंकि यहाँ आउटर कवरिंग बहुत ज़्यादा है ग्राम नेगेटिव में। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन अब हम देखेंगे। द सेल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज बीनीथ द सेल वॉल which lacks the cholesterol in a lipid bilayer unlike the eukaryotic plasma membrane। यूकैरियोट जो आपके पास है और बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट जिसको हम कंसीडर करते हैं, सेल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर मौजूद होता है, सेल कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, दैट लाइज बीनीथ द सेल वॉल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि ये सेल वॉल के नीचे होगा। विच लैक्स द कोलेस्ट्रॉल इन अ लिपिड बाइलेयर। जो नॉर्मल प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है उनके सेल के साथ ना, विद द सेल वॉल। विच लैक द कोलेस्ट्रॉल इन अ लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है नॉर्मल यूकैरियोट्स में जो कि हायर एनिमल्स हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है इसके, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब सेल मेम्ब्रेन में। एट सर्टेन पॉइंट द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द इनफोल्डिंग, दीज आर नोन एज मीजोजोम्स। हम लोगों ने पढ़ा है ना मीजोजोम्स फर्स्ट ईयर में, शेप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जगह जगह से क्या होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर इन्वेजिनेट कर जाती है, जिसको हम मीजोजोम्स कहते हैं। इन एडिशन टू द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द सेल, हम लोगों ने मसल के अंदर पढ़ते हुए टी ट्यूब्यूल्स पढ़ा था। इसी तरह से इसके अंदर जो आपके पास इसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाती, दैट इज मीजोसोम्स। वो भी किस काम में हेल्प कर रहे थे, मूवमेंट में चीज़ों को हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर भी अक्रॉस द सेल वॉल मूवमेंट में चीज़ों को कौन हेल्प करेगा, यही करेगा। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ सेलुलर रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखना इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस काम में इन्वॉल्व है, सेल रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो अ जेली लाइक डेंस मास विच लाइक द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इसके अंदर मौजूद नहीं होता जो कि हायर एनिमल्स के अंदर मौजूद है। साइटोस्केलेटन जो कि आप लोग उसमें पढ़ोगे, सेल के टॉपिक में पढ़ोगे। जो प्रोटीन्स है ना बेसिकली, जो आप लोगों ने पढ़ा है, एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट, मायोट्यूब्यूल्स वगैरह, वो सब नहीं होती इसके अंदर। एंड सेलुलर ऑर्गेनीज एक्सेप्ट द राइबोसोम्स। सेलुलर ऑर्गेनीज भी नहीं होते सिवाय किसके, एक चीज़ ज़रूर होती है, दैट इज राइबोसोम, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, सही है, आरएनए बन जाए या डीएनए बन जाए, इसलिए होता है। Ribosomes are the large in numbers and freely dispersed in a cytoplasm. They are smaller than eukaryotic ribosomes and are characterized by the 70 sphere, ठीक है। बैक्टीरियल राइबोसोम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद अच्छा खासा होता है ये और फ्री होता है।
बैक्टीरियल राइबोसोम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, जैसे कि हायर के अंदर होता है एनिमल्स में, इसके भी अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। राइबोसोम मतलब पतीली और उसका ढक्कन, पढ़ाया था ना, ऐसे ही है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ विच, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। स्मॉलर ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टोर्ड फूड्स एंड द वेस्ट मटेरियल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म। स्टोर्ड फूड हो गया, वेस्ट मटेरियल, ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में इसके मिल जाएंगे, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो जाहिर है साइटोप्लाज्म में ही बनेगा, जो कि यहाँ से निकलकर बाहर चला जाएगा। स्टोर्ड फूड इंक्लूड, अब स्टोर फूड में आपसे अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि स्टोर फूड क्या क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, प्रोटीन्स और फैट्स होती है, जबकि वेस्ट में कंसिस्ट ऑफ द अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। वेस्ट भी पूछ सकते हैं और फूड भी पूछ सकते हैं कि इसका फूड में क्या क्या पड़ा होगा। समझ आ गई बात? बैक्टीरियल जीनोम की अगर हम बात कर लें, मतलब न्यूक्लिक मटीरियल, सही है, मतलब उसका जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियोइड बेसिकली उसको हम कहते हैं, न्यूक्लियोइड इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द बैक्टीरिया विच इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फ्री फॉर्म में घूम रहा होता है पूरे न्यूक्लियस के वो साइटोप्लाज्म में, इसका जो जेनेटिक मटीरियल दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इट इज सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज एन एरिया लाइटर देन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डार्क नजर आएगा, ये लाइटर नजर आएगा। कंसिस्ट ऑफ लार्ज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम किस पर कंसिस्ट होता है? डीएनए पर कंसिस्ट होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरिया आर कंसिडरेबल एज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, तो बैक्टीरिया को हम क्या कंसीडर करते हैं? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लॉइड स्टेट कम्स इन द लाइफ साइकिल जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन व्हेन दे रेप्लिकेट द डीएनए। जब रेप्लिकेशन हो रही होती है डीएनए की, मतलब उसकी जब लाइफ साइकिल, मतलब वो जब न्यू वन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, उस वक्त उसके डीएनए में रेप्लिकेशन होती है और वो थोड़े टाइम के लिए डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, अदरवाइज सिंगल स्टैंड रहता है। बैक्टीरियल डीएनए डिफर्स, जैसे कि नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, हायर एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, हर वक्त डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जब आपके पास मियोसिस हो रही होती है तो हैप्लॉयड हो जाते हैं। इसमें हर वक्त हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होनी होती है तो क्या हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है। बैक्टीरियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम द यूकैरियोटिक डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए डिफर होता है किससे? यूकैरियोट्स के डीएनए से, एज इट इज सर्कुलर मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया का डीएनए अपनी जैसी आबादी, मतलब यूकैरियोट जो लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है, इज डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक डीएनए एज इट सर्कुलर मॉलिक्यूल। द न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। ऑब्वियसली हर इंसान में इनका यही काम होता है, हर चीज़ों में यही काम होता है। इन एडिशन टू द न्यूक्लियर डीएनए सम बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन वन और मोर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ये चीज़ याद रखो, कुछ बैक्टीरिया में हमें न्यूक्लियोइड के अलावा भी थोड़ा सा जेनेटिक कंटेंट और मिल जाता है जो कि डबल स्टैंड फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड इज एक्चुअली काउंटेड टू बी एज अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ सम बैक्टीरिया एज वेल, ठीक है। दे ऑफन कंटेन द जीन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और इसमें क्या पड़ी होती है? जीन्स ऑफ फॉर द एंटीबायोटिक्स पड़ी होती है, और द ड्रग्स रेजिस्टेंस एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंस। और जिसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है ना, एक तो ग्राम पॉजिटिव तो है ही दिमाग का चटनी, ठीक है, वो तो और आपके लिए जो है ना अजाब था। और अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड आ गया तो ये भी आपकी दिमाग की जो है ना चटनी बनाता है साइंटिस्ट की। क्यों बनाता है? क्योंकि इसको मारना इतना आसान नहीं होता। मेटल आइन से ही मार सकते हो, हायर मेटल आइन से नहीं मरता, रेजिस्टेंट होता है। ड्रग के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, जो दवाई आप दो उसको ख़त्म कर दे रहा होता है, सिर्फ प्लाज्मिड एक पाए जाने की वजह से। नौ बैक्टीरियल अपेंडिजेस, ठीक है, बैक्टीरियल अपेंडेजेस, द स्ट्रक्चर दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज बैक्टीरियल अपेंडेजेस। व्हाट आर द अपेंडेजेस? उसके सरफेस से जो चीज़ बाहर निकल रही हो, दैट आर कॉल्ड एज अपेंडेजेस, ठीक है। सेल से जो चीज़ भी बाहर प्रोजेक्ट कर रही हो, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडेजेस। दैट इंक्लूड द फ्लैजिला। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मैंने कहा ना, सेल से बाहर जो भी चीज़ निकल रही होती है दैट इज कॉल्ड एज अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस में क्या क्या आता है? फ्लैजिला आता है, पिलाए आता है, जिसको हम फिमराए भी कहते हैं। कुछ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कुछ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। कौन? अपेंडेजेस। तो दो तरह की अपेंडेजेस मिलती है, फ्लैजिला और फिमराए, ठीक है। फ्लैजिला और द लॉ, अब दोनों में फ़र्क कैसा है? फ्लैजिला हमेशा क्या होगा, बहुत सारे को मिला के बोलते हैं, एक को फ्लैजिलम बोलते हैं। फ्लैजिला हमेशा लार्ज होगा, पिलाए हमेशा छोटा होगा। पिलाए हमेशा मोर इन नंबर, फ्लैजिला कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, और कभी सिंगल भी हो सकता है, और कभी फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है लेकिन पिलाए होगा। फ्लैजिला और पिलाए छोटा है, फ्लैजिला बड़ा होता है। फ्लैजिला आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड फॉर द लोकोमोशन। और बेसिकली किस चीज़ को हेल्प करता है लोकोमोशन में? फ्लैजिला हेल्प करता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला आर कंपोज्ड ऑफ द फ्लैजिलिन प्रोटीन। जो प्रोटीन इसमें होगी दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड लाइक द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना बेटा, वो माइक्रोट्यूब्यूल इधर नहीं मिलेंगे। इन दिस वे दे डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। और जो यूकैरियोट्स हैं बकिया अदर, उनके फ्लैजिला के अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें नहीं मिलती, तो ये इसलिए डिफरेंट हो गया। पिलाए या फिमराए ट्यूबुलर एक्सटेंशंस को बेसिकली बोलते हैं, जो कि ट्यूब लाइक होती है लेकिन छोटी छोटी होती है सेल मेम्ब्रेन के, प्रोजेक्ट थ्रू आउट द सेल वॉल, और ये सेल वॉल से बाहर निकलती है।
ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द पाइलिन प्रोटीन, वो किससे मिलकर बना था, कौन सी प्रोटीन थी उसके अंदर, फ्लैजेलन प्रोटीन। इसमें कौन सी प्रोटीन है, पाइलिन प्रोटीन। एंड कैन ओनली बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड आर फाउंड ओनली ऑन अ सर्टेन स्पीसीज ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये कहाँ पर आपको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पीशीज जो कि ग्राम नेगेटिव की है उसके अंदर आपको मिलता है। पिलाए आर यूज टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन। आप लोगों ने बैक्टीरिया की पढ़ा है ना, उसमें डेवलपमेंट किस किस तरह से होती है, तो एक तरीकेकार था कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में बेसिकली ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को, जब दो बैक्टीरिया कॉन्जुगेट हो रहे होते हैं। द अदर फंक्शन ऑफ द पिलाई इज अटैचमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टिश्यूज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। हाँ भाई, मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला। प्रोटीन कौन सी होती है, फ्लैजिलिन। मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, पिलाई। मोर इन नंबर कौन होता है, पिलाई। सेल वॉल से कौन छोटा छोटा सा निकल जाता है, स्मॉलर अपीयरेंस, पिलाई। मोर इन नंबर, पिलाई। कौन सी प्रोटीन, पाइलिन प्रोटीन। अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, पिलाई। समझ आ गई बात। अच्छा जी, कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करेगा, पिलाई हेल्प करेगा। फ्लैजिला बस मूवमेंट में, एक ही काम है सिर्फ मूवमेंट। और सिंगल फ्लैजिला इज कॉल्ड एज फ्लैजिलम। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम। बैक्टीरियल मतलब एक को देख के बताएंगे ना भाई। बैक्टीरियल फ्लैजिलम की बात की जाए तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती इसके अंदर। ये अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं है तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा, सिर्फ ऐसे बीट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन इज दिस, बीटिंग इज दिस। तो ये बीटिंग की मदद से मूव करने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। एंड लाइक द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं है, अनलाइक द यूकैरियोटिक फ्लैजिलम। अभी ऊपर पढ़ा था इसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी। इट इज अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर अप टू 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ, कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। बेसल बॉडी है इसकी, पहली चीज़ ये रहा, आपको नजर आ रहा है, ये रहा बेसल बॉडी, सबसे नीचे मौजूद है, सही है। बेसल बॉडी, हुक एंड अ फिलामेंट, उसके बाद हुक और फिलामेंट होगा, ये रहा हुक और ये रहा फिलामेंट, सही है। 3 चीज़ मौजूद होती है एक फ्लैजिलम के अंदर, पहला बेसल बॉडी, दूसरा हुक, तीसरा फिलामेंट, सही है। बेसल बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। बेसल बॉडी किधर से ओरिजिनेट होती है, साइटोप्लाज्म से। जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जहाँ पर खत्म हो रहे होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म जहाँ खत्म होता है और सेल मेम्ब्रेन जिधर से शुरू होता है, वहाँ पर कौन पड़ा होता है आपके पास, बेसल बॉडी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ डिस्क्स। इसमें 2 डिस्क्स होती हैं आपके पास, देखो यहाँ नज़र भी आ रही है, 1 और 2, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ डिस्क, एक ये रहा पेयर और दूसरा ये रहा पेयर, तो 2 डिस्क है ना, 2 पेयर ऑफ डिस्क है, 2 पेयर ऑफ डिस्क है, ठीक है। 4 डिस्क है, 2 पेयर ऑफ डिस्क है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली 1 पेयर। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होगा उसमें कितने हुक नजर आए, कितने आपको जो है बेटा नजर आएंगे, डिस्क कितने नजर आएगी, 1 पेयर, ठीक है। किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब अगेन ये वाला MCQ बन सकता है, विच आर कनेक्टेड बाय द सेंट्रल रॉड, और ये किससे कनेक्ट हुआ होता है वहाँ पर, सेंट्रल रॉड से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो 2 पेयर ऑफ डिस्क होती हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव में 1 होती है, तो चाहे 2 हो चाहे 1 हो, ये किससे कनेक्ट हुआ होगा, सेंट्रल रॉड से, जो बीच में बना हुआ है, सही है। द बेसल बॉडी एंकर्स द फ्लैजिलम इन अ सेल इन्वेलप, द हुक इज कर्व। अब हुक जो होता है वो कर्व स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट द बेसल बॉडी टू द फिलामेंट। बेसल बॉडी को फिलामेंट से जो चीज़ जोड़ती है, बेसल बॉडी को फिलामेंट से जो चीज़ जोड़ती है, मतलब फिलामेंट ऊपर है, बेसल बॉडी नीचे, इन दोनों को जो चीज़ जोड़ेगी, सर्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज हुक। प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, वो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के साथ था। फिलामेंट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर, फिलामेंट क्या होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द हुक। अब हुक से जो ओरिजिनेट होता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, लॉन्ग होता है। द फिलामेंट इज कंपोज ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन, किससे मिलकर बनता है ये, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलिन प्रोटीन, मतलब फ्लैजिलिन प्रोटीन आर द ग्लोबुलिन प्रोटीन, सही है। ग्लोबुलर लाइक अपीयरेंस होती है। द मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिला इज क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 1। इट्स बेसल बॉडी प्रोड्यूसेस द रोटेटरी मोशन, इसकी जो बेसल बॉडी है ये किस में हेल्प करता है, रोटेशन में हेल्प करता है। 360 रोटेशन ऑफ द पेयर डिस्क ऑफ द बेसल बॉडी इनेबल द फ्लैजिलम टू रोटेट विच इन टर्न्स कॉजेज द सेल टू स्पिन एंड मूव फॉरवर्ड। ऐसे घूमता है ये, पंखा देगा जो जहाज में लगा होता है, किस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से। तो ये जो है ना आपके पास डिस्क, ये डिस्क सारी क्या करती है, उसको घुमाती है, और घूमने की वजह से किसी चीज़ को घुमाओ वो आगे जा करके इससे घूमना शुरू हो जाता है, और थोड़ा और दूर जाओ तो वो इस तरह से आपको, यानी कि ऐसा लगता है कि स्प्रिंग लाइक घूम रहा है। स्टार्टिंग में तो यूँ घूमेगा, आगे जाओगे तो थोड़ा सा इस तरह से बीट लाइक और गोल गोल घूमेगा, यानी कि बीट भी हो रहा होगा, घूम भी रहा होगा। तो जितना लॉन्ग फ्लैजिला होता है ना, उतना ज़्यादा स्पीड जो होती है किसी बैक्टीरिया की फास्ट होती है। उसके बाद बैक्टीरियल स्पोर्स और बैक्टीरियल सिस्ट।
ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ द ग्रोथ when essential nutrients are depleted in the environment and another conditions such as temperature, pH, the medium and availability of the water becomes unfavorable. Certain bacteria form the resistant and metabolically dormant bodies. जब बैक्टीरिया को नॉर्मल इन्वायरमेंट मिलता है, खुल खुल के रहता है, लेकिन जब नहीं मिलता तो फिर डॉर्मेंट बॉडीज़ की शक्ल में चला जाता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अब जो बैक्टीरिया की टाइप होगी डॉर्मेंट बॉडी का वही नाम होगा, मतलब उसकी कन्वर्ट हुई हुई शक्ल जब उसको बेकार एनवायरनमेंट मिलता है, उस पर की बात हो रही है, डॉर्मेंट बॉडीज बनाएगा. डिपेंडिंग अपॉन अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दीज बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स एंड सिस्ट. 3 तरह के आपको नजर आते हैं, या तो एंडोस्पोर होगा, या तो एक्सोस्पोर होगा, या सिस्ट बन जाएगा. एंड ये डॉर्मेंट बॉडीज की बात हो रही है. स्पेशली एंडोस्पोर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर. सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन होता है भाई, कौन सी डॉर्मेंट बॉडी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है हाई टेम्परेचर से? एंडोस्पोर्स, मतलब जो अंदर की तरफ स्पोर बनेगा. दैट इज वाई दिस डॉर्मेंट फॉर्म इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग फॉर पीरियड्स मोर देन 1000 ऑफ द ईयर्स. सबसे ज़्यादा स्टेबल यही आपके पास जो है डॉर्मेंट बॉडी है. द स्पोर डिवेलप विद इन अ वेजिटेटिव सेल इनसाइड द सेल वॉल. वो स्पोर जो कि डेवलप होते हैं विद इन अ वेजिटेटिव सेल इनसाइड द सेल वॉल, सो इट हैज़ बिकम नेम्ड एंडोस्पोर. अब ये सेल वॉल के अंदर बनता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर बोलते हैं. द ओरिजिनल सेल forms a copy of its chromosome and surround it with a tough wall forming an endospore. Water is removed from the endospore. The metabolism inside it stops. The rest of the original cell then disintegrate. The endospore germinate when their environmental condition become favorable. On the other hand, the actinomycetes, ये बैक्टीरिया की पूरी आपके पास जो है ना पूरी एक ग्रुप को बोलते हैं, which are a large group of spore forming. ये एक बहुत बड़े ग्रुप में बैक्टीरिया जो कि स्पोर फॉर्म करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट ग्रो बाय फॉर्मिंग द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज फिलामेंट्स. और जबकि ये जो है ये फिलामेंट्स की शक्ल में ग्रो करते हैं, कौन से? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अंडर द न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन दीज फिलामेंट्स, जब इनके लिए पुअर कंडीशन आएगी तो फिर क्या होगा? इनटू द राउंड थिक वॉल्ड रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर. ये अपने आप को रॉड शेप से किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई? ये अपने आप को राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेंगे, थिक शेप में कन्वर्ट कर लेंगे, थिक वॉल इनके ऊपर अपीयरेंस हो जाएगी. रेस्टिंग स्ट्रक्चर टर्म एज एक्सोस्पोर्स. तो फिलामेंट्स की शक्ल में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो अपने आप को एक्सोस्पोर्स बेसिकली बनाएंगे, अपने ऊपर कवरिंग करेंगे इन कंट्रास्ट टू द एंडोस्पोर. दीज स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आर फॉर्म आउटर टू द सेल वॉल. एस्ट्रोबैक्टीरिया स्पीशीज जितनी भी आपके पास एस्ट्रोबैक्टर आपके पास आर द सेवरल अदर्स आर नोन टू फॉर्म द सिस्ट. और ये क्या बनाती है? सिस्ट बनाती हैं. विच आर डॉर्मेंट सेल विच थिकेंड सेल वॉल. इसके ऊपर थिक सेल वॉल होता है आपके पास. एक था एक्सोस्पोर, एक था एंडोस्पोर और एक हो गया सिस्ट हो गया. उसके बाद इंसिस्टमेंट, सिस्ट फॉर्मेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसिस्टमेंट मतलब सिस्ट फॉर्मेशन अकर्स बाय द चेंज इन अ सेल वॉल. द साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट एंड अ सेल वॉल थिकन. साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल वॉल थिक हो जाएगा. सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड सम केमिकल्स. डेसिकेशन और बहुत सारे केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट होगा बट कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एज एंडोस्पोर्स कैन. बहुत ही कोई आसान सा टॉपिक, कुछ भी समझाने वाला टॉपिक नहीं था इसके अंदर, कुछ भी समझाने वाला टॉपिक नहीं था. मोटिलिटी तो आपने पढ़नी ही नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये बेटा रिसर्च में क्या इसका इस्तेमाल है, सॉइल फर्टिलिटी वगैरह कैसे बढ़ाता है, ये सारा है आपके पास, हो जाएगा. कंट्रोल में भी आपके पास जो है ना स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है, पास्चराइजेशन होता है, डिसइंफेक्शन होती है, एंटीसेप्टिक्स वगैरह जब हो जाते हैं. ये भी अलग से टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया. ये भी अगेन रीडिंग टॉपिक है बेटा आपके पास, ये भी ऐसा कुछ इतना कोई खास नहीं. अभी बैठ के पढ़ो.